तो अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। ये जो चैप्टर है एक्चुअली में 11th का टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं 12th में। कारण ये है कि इसकी जो थ्योरी है वो 12th का जो पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल उसकी थ्योरी से मिलता जुलता है ना। और इसलिए हम लोग करते क्या है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो थ्योरी है अगर वो बढ़िया से समझ में आ जाती है तो ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है वो बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ में आती है, बिल्कुल उसी तरीके की, क्योंकि थ्योरी है बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब अब ये समझें कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले अगर ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो कम से कम 6-7 लेक्चर जो है पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशन में, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में, ये 3 लेक्चर में जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो भी थ्योरी हमने पढ़ी उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो ये जो चैप्टर है बढ़िया से समझ में भी आएगा और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन जो है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वैसे ही ग्रेविटेशन में न्यूटन ने एक फॉर्मूला बताया कि अगर 2 पॉइंट मास होते हैं तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो जो न्यूटन का जो फॉर्मूला है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। जैसे अगर 2 पॉइंट मास है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, है ना, दोनों के बीच में सेपरेशन है r, तो दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स F से अट्रैक्ट करते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। एक्चुअली में ये जो दोनों फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 point masses will be equal to F is equal to G m1 m2 divided by r square, है ना। तो देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो देखने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलम्स फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहाँ से हम लोग एनालॉजी अप्लाई करेंगे और उसके जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरी है, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एनालॉजी विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था कि वहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल्स होते थे, है ना। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में एक ही फर्क है कि वहाँ पर चार्जेस जो होते थे पॉजिटिव निगेटिव हो सकते थे, यहाँ पर मास जो है पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, है ना, बस एक ही तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते थे कि जब 2 चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन है r, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, है ना। जबकि ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में 2 पॉइंट मास होते हैं, अगर इनके बीच में सेपरेशन r है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बस वहाँ पर जो चार्ज होता था, चार्ज की जगह पर यहाँ पर मास आ जाएगा। मतलब हम लोग करेंगे क्या, जो चार्ज की जगह पर मास आ जाया करेगा, फॉर्मूले जो हम रिप्लेस करेंगे, और ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर यहाँ पर G आ जाया करेगा। बस ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। एनालॉजी अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, जहाँ जहाँ ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K कहा जाता है, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी जगह पर G रखा करेंगे, है ना। यानी कि अगर कभी हमें रिप्लेस करना होगा, जहां जहां पर एप्सिलॉन नॉट आया करेंगे
एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग जो है ये रिप्लेस करेंगे 1/4 पाई जी। जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में, उसकी जगह पर 1/4 पाई जी जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपना ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो अब जो है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चंस करे थे, वैसा ही क्वेश्चन जो है हम लोग यहां भी करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर 3 पॉइंट मासेज हैं, तीनों का मास इक्वल है। ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 डिफरेंट वर्टिसेज पर रखे हुए हैं। ठीक, अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि जो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो जो अर्थ है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ पर घूमता है, वैसे ही यहाँ भी जो है ये तीनों पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का जो सेंटर है या सेंट्रॉयड है, वो एक्चुअली में सर्किल का सेंटर बन गया, और इसके अराउंड ये तीनों पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इक्वल वेलोसिटी से। जैसे ये जा रहा हो इधर v से, तो ये जा रहा होगा इधर v से, और ये जा रहा होगा इधर v से, इस तरह से कि ये हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर हमेशा बने रहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि चूंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहिए। तो मैं किसी एक पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये पार्टिकल है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो न्यूटन का फॉर्मूला पड़ा, इसके हिसाब से ये फोर्स आ जाएगा इधर F। इस F की वैल्यू होगी Gm1 इंटू m2, दोनों बराबर है, तो Gm² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो है a है, तो Gm² बाई a² फोर्स आ जाएगा। उतना ही फोर्स इधर भी आएगा, मतलब ये वाला भी उसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला भी उसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैं चूंकि उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, इसलिए उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बता रहा हूं। वैसे फोर्स इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, लेकिन इन पर लगने वाले फोर्सेज का डायरेक्शन मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं उस पर लगने वाले फोर्सेज का डायरेक्शन दिखा रहा हूं। तो ये दो फोर्सेज हैं, इनका कंपोनेंट कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ आना चाहिए। ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री और ये भी होगा 30 डिग्री। तो इस फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा F cos 30 डिग्री, है ना, और इसका भी F cos 30 आएगा, यानी कि 2F cos 30 हो जाएगा सेंटर की तरफ। और इसकी वजह से उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा होगा v²/r। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं 2F cos 30 डिग्री, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जो कि मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो 2F जो है ये है Gm²/a², Gm² डिवाइडेड बाई a², cos 30 डिग्री होता है √3/2 m v²। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो है a, है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस साइड पर, ये परपेंडिकुलर का 2/3 होना चाहिए ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो ये जो सेंटर है इस लाइन को जो है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये होगा 1 और ये होगा उसका 2/2, है ना। 1/3 ये होना चाहिए, 2/3 ये होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो r है, r की वैल्यू एक्चुअली में होनी चाहिए a cos 30 डिग्री। एक्चुअली में ये a है, तो ये आएगा a cos 30, ये एंगल 30 डिग्री है। अब इसका जो है 2/3 होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस, जो कि रेडियस के इक्वल होगा, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसके इक्वल होगा, है ना। तो ये जो मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, यहां r की जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी है 2/3 a cos 30 डिग्री। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से देखेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक a यहां से और एक a यहां से कैंसिल कर सकते हैं, एक m यहां से, एक m यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा Gm इंटू √3/a²,
ए इज इक्वल टू 3/2 v² cos 30 डिग्री का मतलब हो गया √3/2, है ना। तो देखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये √3 इधर आएगा, तो इस √3 को इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 3gm/a इज इक्वल टू 3v²। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यानी जो v है इसकी वैल्यू आ गई √gm/a, है ना। इतनी वेलोसिटी से, इक्वल वेलोसिटी से तीनों पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसका लेंथ l है और मास m है। इसके जस्ट सामने यहाँ से ऐसा मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल है या पॉइंट मास है जिसका मास है स्मॉल m। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। तो इसमें पूछा यह गया है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम लोग फिर से जो है ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ इस रॉड पर। चूंकि ये जो फॉर्मूला है पॉइंट मासेज के लिए वैलिड है, इसलिए मुझे जो है एक बार रॉड के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। नहीं तो कोई ये कह सकता था कि रॉड को एक पार्टिकल मान लो, उसके सेंटर ऑफ मास पर रख दो और फिर gm1m2/r उसका फॉर्मूला लगा दो, लेकिन वो गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि gm1m2/r उसका जो फॉर्मूला है वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड ही नहीं है, वो एक पॉइंट मास के लिए वैलिड है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसको पॉइंट मास माना जा सकता है और इसके लिए मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका अगर मैं मास निकालूं तो मास कितना होना चाहिए, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा हो गया लीनियर डेंसिटी और dx जो है उसका लेंथ है। तो लैम्डा को लिखा जा सकता है मास बाय लेंथ इंटू dx। ये इस छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स है ये फोर्स आएगा g dm इंटू m डिवाइडेड बाई x²। दो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, तो पार्टिकल के बीच में ये फॉर्मूला जो है लगाया जा सकता है ना। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इस रॉड पर पूरा फोर्स निकाला जा सकता है उस पार्टिकल की वजह से। तो ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू gm/x²। dm की वैल्यू यहाँ से रखेंगे m/l इंटू dx, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे m/l इनको बाहर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा dx/x²। और x का जो लिमिट है लोअर लिमिट होगा, यहाँ पर x का वैल्यू r के बराबर होगा और यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा l प्लस r के बराबर होगा, है ना। यहाँ से हम लोगों ने x मेजर करना शुरू किया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू r और यहाँ पर x की वैल्यू l प्लस r। तो r से l प्लस r तक, तो gm/l इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/x r टू l प्लस r। तो gmm/l 1/r माइनस 1/l प्लस r, है ना। तो यहाँ से ये आंसर आएगा। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, gmm ये LCM लेंगे नीचे तो आएगा l प्लस r इंटू r और ऊपर आएगा l प्लस r माइनस r, r कैंसिल, l हो जाएगा, l ऊपर वाला और एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनल जो आंसर है वो इतना आ गया, ठीक। अब जो है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैसे ही ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल
फील्ड। तो कहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा कि ये क्या है, एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जहां पर कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। वैसे ही ग्रेविटेशन में जो है वो एक स्पेस, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर एक मास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। इट इज अ रीजन इन विच a small mass can experience gravitational force है ना। जैसे अर्थ है, अर्थ के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां पर कोई बॉल हो, एप्पल हो, तो अर्थ क्या करता है, उसको किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना। तो अर्थ के आसपास जो रीजन है जहां तक ये अट्रैक्ट कर सकता है वो एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ भी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by unit mass। मतलब किसी पॉइंट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना हो, तो उस पॉइंट पर 1 यूनिट मास रखेंगे, देखेंगे वो कितना फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स ही जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता था इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, है ना। तो बिल्कुल एक जैसी थ्योरी है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग यहाँ पर जी सिंबल देंगे। एक्चुअली में जो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ हो उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी माना जाता है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी ऑल्सो इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो निकाल कर हम लोग आगे चेक भी कर लेंगे कि आता है कि नहीं उतना। अब जो है हम लोग देखेंगे कई सारे जो सिस्टम होते हैं मास के, उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ आता है वो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। मतलब यूं समझे कि एक पॉइंट मास है, तो इसके आसपास जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रखा होगा। अब यहां से r डिस्टेंस पर हमें यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा मास रख देते हैं। ठीक, छोटा सा मास रखेंगे तो इसकी वजह से यहां पर जो फोर्स लगेगा, है ना, पर यूनिट मास, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, जैसे यहाँ डेफिनेशन बताया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर यहाँ पर निकालेंगे इसकी वजह से इसके ऊपर, तो कितना आएगा, Gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन एक लगा देते हैं। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इधर की तरफ लगेगा, है ना। तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो है Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये इस मास का यूनिट वैल्यू लेना है, मतलब यूनिट मास की वजह से फोर्स निकालना है। तो ये कितना आएगा, Fg इतना है, am से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस Gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाता हूँ,
है ना, हालांकि समझना है कि ये वेक्टर है और माइनस साइन बता रहा है कि हमेशा इस पॉइंट मास की तरफ लगेगा रेडियली डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका स्ट्रेंथ होता है Gm/r²। एम क्या है, ये सोर्स मास है। सोर्स मास मतलब जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और ये जिसको कहते हैं टेस्ट मास। ये टेस्ट मास इसलिए क्योंकि ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, फोर्स है, फील्ड है या नहीं है, टेस्ट करता है, और ये सोर्स है जिसने कि फील्ड क्रिएट किया हुआ है। तो यहां पर सोर्स वाले का मास लेना है और टेस्ट मास तो 1 यूनिट हो जाएगा अपने आप यहां पर। तो ये आ गया किसी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई रिंग होता है, कोई डिस्क होता है, उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि कोई सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कितना होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब कि ऐसा कोई सर्कुलर आर्क जैसा जो है ये कोई लीनियर मास है, यहां पर इस लाइन के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें जो है इसका सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो क्या करते हैं, जैसे ऐसे मान लिया जाए कि ये इसका सेंटर है, तो ऑब्वियसली जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, मतलब इनकी तरफ। तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाइंड किया था। अगर ये मान लें कि एंगल θ/2 है और ये वाला एंगल भी θ/2 है, तो बिल्कुल बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, है ना, और इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, ये वैल्यू हो जाएगा G(λ/r2) इंटू साइन θ/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने निकाला था, यह आया था 2k(λ/r) साइन θ/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फील्ड का डायरेक्शन आता था इधर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता था। तो यहाँ पर क्या है, ये मास है, तो ग्रेविटेशनल अगर यहाँ पर मास रखेंगे तो उस पर फोर्स जो लगेगा उस आर्क की वजह से वो उधर लगेगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से अगर उसके सेंटर पर निकालना हो तो फिर तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 2π रख देंगे वहां पर, है ना। तो थीटा का वैल्यू 2π रखने से क्या होगा, 2π/2 यानी साइन पाई आएगा। साइन पाई 0 होता है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा पूरे रिंग के सेंटर पर। लेकिन हम लोग क्या निकालने वाले हैं अभी, ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। रिंग का जो एक्सिस होता है उसके एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। जैसे ये रिंग हो गया, ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्सिस है। इसका रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल R है, और सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें g की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसा आया था, वहाँ आया था kqx डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पावर 3/2, है ना। q जो था रिंग पर चार्ज था, यहाँ पर क्या है, रिंग का मास है m। तो बिल्कुल उसी तरह से g की जो वैल्यू है ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, मैं बस साइन एक माइनस लगाऊंगा क्योंकि अट्रैक्टिव होता है फोर्स। तो माइनस g q के जगह पर m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r² प्लस x² पावर 3/2। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। इस पॉइंट पर फील्ड आ गया, और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसलिए यहां पर माइनस लगाया है, ठीक है। तो माइनस साइन हमेशा जो है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर भी ऑब्जेक्ट होगा उसी की तरफ ये फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना,
तो ग्राफ में इधर पॉजिटिव एक्स माना जाएगा और इधर जो है निगेटिव एक्स। तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक्स के साथ में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर इधर कहीं पर फील्ड निकालेंगे तो आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और इधर कहीं फील्ड निकालेंगे तो आएगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसा ही ग्राफ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लॉट किया था, वैसा ही ग्राफ यहाँ पे आएगा। ये ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ऐसा ग्राफ कुछ आएगा, मतलब कि ये इन्फिनिटी पर जाकर जीरो हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी कर दूं तो जी जीरो हो जाएगा। इधर भी अगर माइनस इन्फिनिटी रख दूं एक्स के जगह पर तो भी जीरो हो जाएगा। और ये जो पीक वैल्यू आता है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था। ये एक्स की जो वैल्यू है ये आता है प्लस आर बाई रूट टू और ये आता है एक्स इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताता है ना। मतलब यहां से आर बाई रूट टू पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगा। वैसे ही यहां भी, इधर भी, लेफ्ट में भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगा। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। कोई यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसकी वजह से, जैसे ये डिस्क हो गया, डिस्क का रेडियस है r, इसके एक्सिस पर यहाँ पर हमें g की वैल्यू निकालनी है। तो g का जो वैल्यू आएगा, मैं एक बार वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था वहाँ पर, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। ये आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब यहाँ पर वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी। सिग्मा जो रहेगा यहाँ भी मास के जो सरफेस जैसे चार्ज डेंसिटी होता था वैसे सरफेस मास डेंसिटी है, डिवाइडेड बाई 2। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मैंने बताया था जब एनालॉजी बता रहे थे, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमें रखना है 1/4 पाई जी। और बाकी जो है बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला है, एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यानी यहां से अगर g की वैल्यू निकालेंगे, अब मैं इसको हटा देता हूं, तो g का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटू जी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब जैसे डिस्क का निकाला वैसे ही हम लोग निकालेंगे इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, है ना। जैसे अब इनफाइनाइट प्लेट है, मैं उसका सिर्फ साइड व्यू दिखा रहा हूं प्लेट का, ठीक है। प्लेट का जो लेंथ है अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है। ये उसकी थिकनेस दिख रही है प्लेट की। ये इनफाइनाइट प्लेट है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक, बस थिकनेस सिर्फ इतना सा है ना। तो अगर इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्या करते थे, चूंकि ये इनफाइनाइट होता था तो इसी डिस्क वाले फॉर्मूले में रेडियस को इनफाइनाइट कर देते हैं, है ना। डिस्क वाले फॉर्मूले में रेडियस को इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अगर डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट करने से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लेट बन जाएगा ये डिस्क, है ना। तो यहाँ भी आर की वैल्यू इनफाइनाइट करने से ये वाला वैल्यू आएगा g इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटू जी। बस यहाँ पर आगे हमेशा माइनस साइन लगा देना है। माइनस साइन का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है यहाँ पर, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। अब ये हो गया इनफाइनाइट प्लेट की वजह से। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू स्ट्रेट रॉड। कोई स्ट्रेट रॉड है ऐसा,
ठीक। अब स्ट्रेट रॉड का जो है यहां से मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर हमें यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो इसके दोनों एंड को मिलाते हैं। अगर ये वाला एंड θ1 है, ये वाला एंड θ2 है, ठीक। तो इसमें अगर मान लिया जाए कि x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है ना। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, वैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। क्योंकि फील्ड जो है यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो निगेटिव x में आ सकता है और y डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो अगर x डायरेक्शन वाला अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, है ना, तो ये होता है -g(λ/r) sin θ1 प्लस sin θ2। ये एक्स डायरेक्शन मतलब कि रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फील्ड होगा, ठीक। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था तो वो निकाला था k(λ/r) sin θ1 प्लस sin θ2। उसी तरह से अगर y डायरेक्शन में निकालना हो तो -g(λ/r) यहाँ पर आया था cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो हमें पता नहीं होता कब θ1 पहले, θ1 कौन ले, θ2 कौन ले। तो इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, जैसे ये रॉड है, अगर θ2 बड़ा होगा, अगर θ2 बड़ा है तो नीचे आएगा फील्ड y वाला, अगर θ1 बड़ा है तो ऊपर आएगा y की डायरेक्शन। बस डायरेक्शन ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट रॉड की वजह से। अगर ये स्ट्रेट रॉड जो है इनफाइनाइट लेंथ का हो, ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट लेंथ का होने का मतलब हुआ जैसे ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा हो, इधर भी इन्फिनिटी तक और नीचे भी इन्फिनिटी तक, और यहां से इधर। फिर इस केस में क्या होगा, y डायरेक्शन वाला जो फील्ड है ये जीरो हो जाएगा, है ना। आप देखेंगे कि जब इधर देखेंगे तो θ1 भी π/2 और θ2 भी π/2 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर θ1 π/2 रखने से ये भी जीरो, θ2 π/2 रखने से ये भी जीरो, मतलब पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा y वाला। लेकिन x डायरेक्शन वाला जो फील्ड है वो रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर x डायरेक्शन में फील्ड निकालेंगे तो देखेंगे sin θ1 ये π/2, यानी sin π/2 का मतलब हो गया 1, ये भी sin θ2 भी π/2 यानी ये भी 1, तो 1 + 1 2, 2g(λ/r), 2g(λ/r), ठीक है। यहाँ पर भी मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। माइनस साइन का मतलब है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर लगेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स जैसा होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, है ना। तो जैसे इसमें पहला केस देखेंगे, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कि हमें पता करना है इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, जैसे ये हो गया अपना स्फीयर, इसका रेडियस है r, इसका मास है m। हमें किसी पॉइंट पर अंदर सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इसीलिए कहा कि r जो है कैपिटल R से छोटा है, मतलब कि स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते थे कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में भी जो है हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है, ठीक। इसके बाद निकालेंगे एट द सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया r = r। तो सपोज ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर हो गया। तो स्फीयर का
जो सरफेस है इसी पर कहीं कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है। तो इसमें स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए। स्मॉल r क्या है? उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जहाँ पर फील्ड निकालना है, तो वो डिस्टेंस और रेडियस यहाँ पर बराबर हो गए। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था, वो आता था KQ बाई कैपिटल R। तो यहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर फील्ड निकालेंगे तो आएगा माइनस GM बाई R स्क्वायर। वहाँ आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में KQ बाई R स्क्वायर, तो K को सिर्फ G से रिप्लेस कर देना है। माइनस साइन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, फील्ड यानी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए ऐसा लिखा है। उसके बाद निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर के बाहर अगर निकालना हो तो स्मॉल r जो है कैपिटल R यानी रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये स्फीयर है अपना, जिसका रेडियस है कैपिटल R और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है, तो ये स्मॉल r जो है इस बार कैपिटल R से बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर फील्ड निकालना हो, जिसको हम लोग कहेंगे G आउटसाइड, तो ये आएगा माइनस GM बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था माइनस, वहाँ पर माइनस नहीं प्लस था, वहाँ पर आया था KQ बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर GM बाई R स्क्वायर। माइनस साइन का मतलब बस यहाँ पर है कि अट्रैक्टिव नेचर का जो है वो फील्ड होगा। तो अभी हमने हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला है वो अभी यहाँ पर लिखा है। इसके हिसाब से मैं इनका ग्राफ प्लॉट करके देखता हूँ, है ना। तो जैसे इस पर ऊपर रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड y एक्सिस पर और x एक्सिस पर रखेंगे सेंटर से डिस्टेंस, है ना। इसमें स्मॉल r जो है वो सेंटर से एक्चुअली में डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के साथ में ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी करेगा उसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो देखेंगे कि हर जगह हमने माइनस लिखा हुआ है, मतलब कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, इसलिए उसको नेगेटिव डायरेक्शन मानकर चल रहे हैं। लेकिन अंदर जो है वो जीरो है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, अंदर की तरफ ये जीरो होगा यहाँ पर, है ना, और यहां से जो है ये कुछ इस तरह से वेरी करेगा। ये वाली जो वैल्यू है ये हो गया माइनस, है ना, ये जो है माइनस GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब जो ग्राफ है ये समझे कि ये है कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये बता रहा है सरफेस पर माइनस GM बाई R है, और सरफेस के बाहर यानी R की वैल्यू कैपिटल R से बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से ये घटते घटते जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पर जा करके, और यहाँ पर तो क्या है, जीरो है। ये ग्राफ है, यहाँ से ग्राफ ऐसा है, और यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ जीरो है, उसके बाद सरफेस से ग्राफ शुरू होता है ये। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर निकालना है तो R होना चाहिए स्मॉलर देन रेडियस। अब जैसे ये स्फीयर हो गया, इसका खुद का रेडियस है कैपिटल R, और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो इसमें G इनसाइड जो आएगा, इसको जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा था वो होता था K Q स्मॉल r बाई R क्यूब। तो यहाँ पर आएगा K के जगह पर G और Q यानी चार्ज के जगह पर मास इंटू R डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो ये देखेंगे कि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। इसके बाद सरफेस पर देखेंगे एट द सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो गया। तो जैसे ये छोटा सा स्फीयर है और जो पॉइंट है जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है वो सरफेस पर ही है।
तो इस केस में r और रेडियस दोनों बराबर हो गए। अब सरफेस पर निकालना हो तो सरफेस के लिए जो फॉर्मूला है या बाहर के लिए जो फॉर्मूला है हॉलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का सेम होता है, अंदर वाला सिर्फ जो है डिफरेंट है। अंदर हॉलो स्फीयर में 0 होता है जबकि सॉलिड स्फीयर में r के प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस पर जो मैंने यहाँ लिखा था -gm/r², वही यहाँ भी आएगा -gm/r²। उसी तरह से आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर अगर निकालना हो तो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। और जैसे ये स्फीयर हो गया, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यह आएगा -gm/r², जैसा कि हॉलो स्फीयर के लिए था -gm/r², उतना ही वहाँ भी आएगा। अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज ये हो गया y एक्सिस, इस पर हम लोग रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये हो गया x एक्सिस, इस पर रखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये हो गया अपना x एक्सिस, जिस पर सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, है ना। तो अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो देखेंगे कि हॉलो स्फीयर में तो अंदर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 था, लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसमें r के प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा, है ना। और ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा, जब तक सरफेस पर नहीं पहुंच जाता, सरफेस के अंदर। तो r = कैपिटल R यहाँ पर आ गया, और इसके बाद यानी सरफेस पर और सरफेस से बाहर तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा हॉलो स्फीयर के लिए था। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये इन्फिनिटी पर जा करके 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है सरफेस पर सबसे ज़्यादा होता है -gm/r²। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड जो है सरफेस पर सबसे ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फील्ड का। यहाँ भी सरफेस पर ही सबसे ज़्यादा था -gm/r²।